नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और मेरे साथ में है सार्थक शाह जो कि बिटजेनिक्स के को-फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सार्थक जी आपका भारत 24 में। और क्योंकि देखिए द लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 3 पर आने की जब हम बात करें तो इसमें युवाओं की बड़ी अहम भागीदारी है और इसमें मार्केट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और ऐसे में जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो हमने देखा कि पिछले काफी समय में जो लोगों का रुझान है वो इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सार्थक जी, आपकी कंपनी लोगों को कैसे हेल्प कर रही है इस दिशा में? सो बेसिकली आज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, ये सारे मार्केट्स 100 साल से ज़्यादा इस मार्केट में रह चुके हैं। बहुत से एडवाइजर्स हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन अगर बात करें क्रिप्टो की, उसको सिर्फ आए 10 साल हुए हैं। और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्पेस है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है और रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व है इस स्पेस के अंदर, जैसे कि आप बात कर रहे थे। ये एक ऐसा स्पेस है जो कि रिटेल इन्वेस्टर से ग्रो हो के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं इसके अंदर। बाकी अगर हम स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड्स की बात करें, आज से 100 साल पहले सिर्फ और सिर्फ HNI या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स उस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं। बट क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जो कि रिटेल इन्वेस्टर से ग्रो हुआ है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह है कि बहुत से इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि इस मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इसके अंदर फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स काफ़ी अलग है जो कि स्टॉक मार्केट में होते हैं, उससे काफ़ी अलग है। उसके अलावा कि लोगों को आपकी कंपनी जो जिन फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से हेल्प करती हैं? अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो की, से लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं। और दूसरा, पिछले कुछ दिनों में जैसे क्रिप्टो को लेकर अलग अलग बातें आई कि अभी ये लीगल है, अभी ये नहीं है, अब अलग अलग कंट्रीज में इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो लोगों को ये कैसे आप लोग पूरा बताते हैं, जानकारी देते हैं और हेल्प करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि क्रिप्टो इंडिया में कम्प्लीटली लीगल है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ चुका है, तो इट्स कम्प्लीटली लीगल। बात ये है कि अभी अनरेगुलेटेड है। अगर हम अनरेगुलेटेड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और कुछ गलत या कुछ स्कैम होता है आपके पास, तो आप सेबी को रिपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर ब्रोकर पे, उस पर्टिकुलर कंपनी को। अगर बैंकिंग में कुछ फ्रॉड होता है आपके साथ, तो आप RBI के पास जा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ क्रिप्टो में आपके साथ कोई स्कैम होता है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई एनफोर्समेंट बॉडी नहीं है। बट इट्स रिस्की बट इट्स बेनिफिशियल। I won't say it's risky, but because क्योंकि regulations आ रहे हैं, जैसे कि एक वर्चुअल डिजिटल असेट का ऑलरेडी VDA करके रेगुलेशन इंडिया में आ गया है, जिसके अंदर टैक्सेशंस के सारे स्लैब्स और टैक्सेशन के सारे रूल्स आ गए हैं। और इस साल एक्सपेक्टेड है कि एनफोर्समेंट भी आ जाएगा, ताकि रूल्स तो गवर्नमेंट बना लेगी, कोई ना कोई एक बॉडी चाहिए रहती है उस रूल्स को एनफोर्स करने के लिए। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि VDA के अंदर ही एक गवर्नमेंट बॉडी भी आएगी जो इसको रेगुलेट करेगी। हाँ, थोड़ा रिस्कियर इसलिए है क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं कि क्या स्कैम है, क्या फ्रॉड है। और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा MLM स्कैम्स या पॉन्जी स्कीम्स बहुत चलते हैं। तो हमारी कंपनी की तो हमारा वही टारगेट है कि हम ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे स्कैम से बचाएं, उनको एजुकेट करें क्रिप्टो के बारे में, उनके रेगुलेशन के बारे में, और वो इसके मार्केट के अंदर हमारे द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी इंडिया में फिलहाल हम इकलौती कंपनी है जिसके पास लीगली अलाउड है क्रिप्टो के अंदर PMS प्रोवाइड करना। सो जैसे अपना स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, पैसे इन्वेस्टर के अकाउंट में ही रहेंगे, डिपॉजिट, लॉगिन और विड्रॉल राइट सारे उनके पास ही रहेंगे। ऐसे मतलब इसको आसान शब्दों में अगर दर्शकों को बताना चाहें जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक जरिया हैं। हाँ जी। और एक सेफ जरिया है जिसके जरिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी स्कैम से बच सकते हैं बेसिकली। क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से भी चीज एग्जीक्यूट हो रही है। सो उस वे में आप लोग हेल्प करते हैं लोगों को। अच्छा, मैं अगर आपके सफर की बात करूं, मतलब आप यंग हैं और हम देख रहे हैं कि आजकल जब PM मोदी कहते हैं कि आप रोजगार पैदा करने पर, सृजन करने पर फोकस कीजिए, और आप जैसे युवा लगातार अब स्किल डेवलपमेंट के जरिए, जो स्टार्टअप्स हैं उनके जरिए अपनी इकोनॉमी में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी जर्नी खुद की कैसे शुरू हुई? मैं क्रिप्टो में आया कुछ 14 साल की उम्र से, ठीक है। नाइस। मेरे फादर में बच्चों को क्लियर भी नहीं होता कि उनको करना क्या है। हाँ जी। 14 साल की उम्र में आया और बहुत ही सिंपल फैक्ट, ऐसा कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं था, बच्चा था, बच्चे के हिसाब से चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। और क्रिप्टो फॉर्चुनेटली मेरे फादर ने मेरे को इन्वॉल्व किया, जो कि 30-40 ईयर्स के थे, और उन्होंने मुझे बोला कि सार्थक देखो टेक्नोलॉजी की समझ ज़्यादा अच्छी है, तो इसको समझ। तो मैं क्रिप्टो में उस हिसाब से आया। उस टाइम पे मार्केट काफ़ी छोटा था, बट कहाँ ना कहाँ मुझे उसका पोटेंशियल दिख रहा था कि वो कैसे इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करने वाला है। और उसी टाइम पे मैंने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, कल तो आज से 10 साल बाद जब क्रिप्टो मेन स्ट्रीम आज जो हो चुका है, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना रहेगा, उस टाइम पे मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए और फिगर आउट करने के लिए इसमें पैसे कैसे
कमाया जा सकता है। मैंने भी हाथ जलाया क्योंकि हर कोई पहले ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करता है, तो मैंने भी ट्रेडिंग की, गलतियां भी की, सीखा भी, और उसके बाद ही फिर ये 3 साल पहले हमने कंपनी स्टार्ट की और आज 3 साल में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी क्रिप्टो के अंदर। हमने 3 बिलियन INR मतलब 300 करोड़ की असेट अंडर मैनेजमेंट है, आज हम उनके इन्वेस्टमेंट संभालते हैं। और बहुत से देशों में हमने डेवलपमेंट भी की, सिर्फ हम इंडिया में काम नहीं करते, सिंगापुर में है, दुबई में है, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया और यूके में भी हमने प्रोग्रेशन स्टार्ट की। तो हमारा एम वही है कि लोगों को एजुकेट करें और समझाए कि किस तरीके से सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्रिप्टो में, क्योंकि ये MLM स्कैम्स ने ग्रीडीनेस बेचना, ड्रीम बेचना बहुत कर दिया मार्केट के अंदर। हर किसी को लगता है कि क्रिप्टो में आज पैसा डालो कल डबल हो जाता है, तो हम वो मिथ को तोड़ रहे। पॉसिबिलिटी हर मार्केट में रहती है पैसा कमाने की, लेकिन कोई मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार ही नहीं दे सकता कि आपने आज पैसा डाले कल डबल हो गए। सो हम कंसिस्टेंट ROI पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को फोकस करते हैं कि जिसने आज तक कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया ही नहीं है, अगर उसको एंटर होना है तो उसको कैसे सही तरीके से मार्केट में ला सकते हैं, उनके लिए सही एक्सचेंज क्या रहेगा। यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जो नए लोग हैं, जो अभी देख रहे हैं, मतलब सबको पता है कि क्रिप्टो में एक अच्छा फ्यूचर है। हाँ जी। और लोग अगर उसमें पोटेंशियल देख रहे हैं तो एक फ्रेशर के तौर पर वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर? सो सबसे पहले ना एक्सचेंज फिगर आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा ब्रोकर चूज करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि अभी रेगुलेटरी बॉडी फिलहाल मार्केट में नहीं है। अगर आप रिसेंट न्यूज़ की बात करो तो इंडिया ने 9 सबसे बड़े एक्सचेंज को फिलहाल के लिए शो कॉज नोटिस भेजा है और एप्पल ने 3 एक्सचेंजेस को इंडिया के अंदर डिलीट भी कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है, उस एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस। ठीक है, बाइनेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो की बात करें, लेकिन फिलहाल इंडिया ने वो बंद कर दिया। तो बहुत से लोगों को लगता है कि नेगेटिव चीज़ है, इंडिया नेगेटिव है क्रिप्टो के बारे में। नहीं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया मार्केट आता है, गवर्नमेंट को टाइम लगता है अडॉप्ट करना, क्योंकि एट दी एंड वो चाहते हैं कि उनके सिटीजन्स को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उनको कोई नुकसान ना कराए। क्योंकि काफी ज्यादा हुआ भी था ऐसा रिसेंटली, तब जब इसको लेकर लीगल किया गवर्नमेंट ने, उससे पहले ऐसे केसेस आ रहे थे बहुत। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट का भी इनकम सोर्स है वो एक तरीके से, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा रुझान उसका उस तरफ आज इंडिया ग्लोबली 2nd नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट्स के मामले में क्रिप्टो के अंदर। सो आज सिर्फ युवा ही नहीं है, बहुत सारे कन्वेंशनल रिटेल इन्वेस्टर्स भी आना चाहते हैं और यूएस ने ऑलरेडी ये चीज अडॉप्ट कर दिया। अभी 2 दिन पहले ही पहले वो बढ़िया वाली दुकान चला करती थी, लोग अपना पैसा अपनी जेब में रखते थे, बैंक में सेफली रखते थे या घर के किसी कोने में। लेकिन अब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, लाइक उनको लगता है कि पैसा जेब में रखने से बेहतर है कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ जी, ये एक माइंडसेट स्पेशली कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों को हिट हुआ। उसके पहले भी लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते थे, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लेते थे और फिर बहुत ही लिमिटेड मार्केट्स में एक्सप्लोर करते थे, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, नए ट्रेंड्स की वजह से, इंडिया को एक अच्छा बाहर का एक्सपोजर मिलने की वजह से अब सिर्फ लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करते, लोग यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ क्रिप्टो जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, गोल्ड में करते हैं। तो अब धीरे धीरे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है और कंसिस्टेंट एक मिडिल क्लास पर्सन की बस एक्सपेक्टेशन है कंसिस्टेंट ROI मिले। मैं बैंक में रखता हूँ, मेरे को 6-7% मिलता है, मैं अगर मार्केट में डालूँ तो 12 से 15% मिल जाए, मैं उसको बीट कर लिया तो उनके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो अभी बहुत से लोग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बात कर रहा था मैं यूएस स्टॉक मार्केट की। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया। ETF को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो वो एक इंडेक्स की तरह है। आज जैसे कि बैंक निफ्टी है तो उसके अंदर 50 बैंक या 30 बैंक का इंडेक्स है, उसके हिसाब से वो प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक बिटकॉइन का ETF लॉन्च कर दिया, तो आज यूएस स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करता है उसको अलग से कोई प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं रहेगा, वो अपने ही ब्रोकर अकाउंट से डायरेक्टली बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। तो वो इंक्लूजन्स ला रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट भी आने के समय में वो चाहेगी कि स्टॉक मार्केट में कहाँ ना कहाँ क्रिप्टो को इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जो इतनी ब्रॉडर ऑडियंस है, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए क्रिप्टो जैसे ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा रहेगा, सारी चीज़ सेंट्रलाइज एक सिस्टम के अंदर रहेगी, ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगी, तो जिससे एक इन्वेस्टर का एक्सप्लॉइट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल बी आल्सो बेनिफिटेड विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड ऑल। और यस, मैं वही टैक्सेस पे आ रही थी कि 30% टैक्स की बात गवर्नमेंट ने की। वैसे तो नहीं कि लोगों को ये मतलब 30% टैक्स एक अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट है आपके। अगर आप मान लीजिए आप 30 रुपए कमा रहे हो तो उसमें आप 30% तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो इससे तो नहीं कि लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा सा कम हुआ क्रिप्टो के प्रति? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है उसको लेकर? मेरे हिसाब से देखो, ये टैक्स आना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी। अगर कल तो आप कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, टैक्स आना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सिर्फ 30% की। हाँ, अभी फिलहाल के लिए लोग देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें स्मॉल गेन पे टैक्स रहता है, कैपिटल गेन पे टैक्स रहता है, तो उस टाइप का एक रेजिम नहीं आया क्रिप्टो के अंदर। लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट जो कि अभी टैक्सेशन पे जो एक पूरा रूल बुक बन रहा है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि इस बारी और ज़्यादा डिटेल में रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट को बस दिखाना था कि वो क्रिप्टो के खिलाफ पॉजिटिव है और वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो उन्होंने
अनाउंसमेंट कर दिया कि ठीक है क्रिप्टो पे 30% का टैक्स दिया जाएगा, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी अपने इन्वेस्टर्स के बारे में सोचेगी, अपने सिटीजन्स के बारे में सोच रही है, और उसमें भी अलग अलग स्लैब आएगी जैसे कि अपने स्टॉक मार्केट में भी है, तो वो भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, क्रिप्टो को लेकर लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक डाउट सा रहता है। पिछले कुछ दिनों में जो क्रिप्टो को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें थी, कुछ मिथ्स भी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो लोगों को ये हुआ कि उनका पैसा ऐसा ना हो कि कहीं डूब जाए, इनसिक्योर हो पैसा, तो लोग सेफ फील करें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को लेकर। आप उसके लिए लोगों को किस तरह से समझाएंगे, बताएंगे कि क्रिप्टो कैसे फायदेमंद है और आपकी बेसिकली कंपनी कैसे लोगों को उसमें हेल्प आउट कर रही है? सो बेसिकली होता क्या है कि लोगों को लगता है कि मोस्टली क्योंकि क्रिप्टो को MLM या पॉन्जी स्कीम के साथ एसोसिएट करा जाता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब 2016-17 में जब इंडिया में क्रिप्टो आया था, MLM के थ्रू ही आया था, ठीक है। सो लोग इसमें सबसे पहले जो रेड फ्लैग्स होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो बहुत है, रेड फ्लैग्स अगर आप आइडेंटिफाई कर दोगे तो रेड फ्लैग्स क्या होता है। अगर कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा बोल रही है कि हम आपको दिन के 0.5%, दिन के 0.2% रहेंगे, आप किसी और को बुलाओगे तो हम आपको रेफरल में 10% देंगे, आप इतना डिपॉजिट करोगे तो हम डिपॉजिट में इतना परसेंटेज देंगे, तो ये सारे रेड फ्लैग्स होता है। उसके अलावा जैसे कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स होते हैं, लोग बैलेंस शीट, एक बेसिक लेवल पर अगर बात करें तो बैलेंस शीट को देखते हैं, उस कंपनी के लीडर को देखते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी ये सारी चीज़ें डेटा अवेलेबल है, बट वही है कि इन्वेस्टर को उस चीज़ का एजुकेशन नहीं है, उसको पता नहीं है कि कहाँ जाके सारी चीज़ें सर्च करनी चाहिए। जैसे कि एक बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी कंपनी को स्टडी करने के लिए। तो अगर कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आपको स्टडी करना है तो आप कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट पर जा सकते हो, कॉइन गेको जैसी वेबसाइट पर जा सकते हो, जहाँ पे उन वेबसाइट के बारे में, उन कंपनीज के बारे में आपको टोकेनॉमिक्स मिलेगी। टोकेनॉमिक्स इन सिंपल टर्म्स सिमिलर होता है एक बैलेंस शीट जो बताती है देखने में, और उसका जो स्ट्रक्चर था काफ़ी डिफरेंट रहता है, बट एट द एंड वो दोनों चीज़ सेम चीज़ आर्टिकुलेट करती है कि ये स्कैम है कि नहीं है। जैसे कि बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर आज मार्केट में अगर देखें 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन मोस्टली 95 to 98% स्कैम है। लोगों ने थोड़ा बहुत क्रिप्टो समझ लिया, खुद का एक ABC कॉइन ला लिया, थोड़ा ब्रांडिंग कर दिया और लॉन्च कर दिया, और मार्केट में रूमर फैला दी कि आज 2 रुपये का है, कल 10 रुपये का होने वाला है, हम आपको स्टेकिंग में 5% मिलेगी, 10% मिलेगा। तो उसको समझने के लिए आप जैसे टोकेनॉमिक्स खोलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर 100 कॉइन लॉन्च हुए हैं, 40 मार्केट में है, मतलब 60 कहाँ ना कहाँ घूम फिर के वही प्रमोटर के पास है। तो मतलब उनका एम वही है कि अभी मार्केट में थोड़ा हवा फैला के फिर रग पुल कर देगा। रग पुल का मतलब होता है कि पैसे लेके भाग जाएंगे। तो आपको टोकेनॉमिक्स देखना है कि घूम फिर के, जैसे कि वो कैसे वो नाम देंगे डेवलपमेंट फंड, मार्केटिंग फंड, उस हिसाब से घूम फिर के पैसा जो प्रमोटर रहता है, इसके अंदर ओनर या ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि ओनर रहेगा, मैनेजर रहेगा, CEO रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर प्रोग्रामर्स होते हैं, इसके अंदर डेवलपर्स होते हैं। तो बस अपने को वो आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जैसे इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है, वो जाते हैं लिक्विडिटी पूल में। तो लिक्विडिटी पूल लॉक है कि नहीं है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी पूल लॉक नहीं है मतलब वो प्रोग्रामर के पास अथॉरिटी है कि जब भी वो चाहे वो पैसा लेके भाग सकता है। अगर वो लॉक है तो कितने टाइम के लिए लॉक है, 1 महीने के लिए तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 साल 5 साल या आइडियल रहता है। तो ये सारी चीज़ अवेलेबल होती है, कॉइन मार्केट कैप पे आप जाते हो ना, सारी चीज़ काफ़ी डिटेल में ब्रेकडाउन में अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी टीम मेंबर्स और एक ऑडिटिंग, जैसे कि अपने कन्वेंशनल मार्केट्स में PwC है, KPMG, ये सारी कंपनीज की ऑडिट करता है। क्रिप्टो में भी यही कंपनी PwC, KPMG क्रिप्टो में भी ऑडिट करती है, लेकिन कुछ क्रिप्टो स्पेसिफिक कंपनीज है जैसे कि सर्टिक है, ब्लॉकचेन कंसोर्टियम है, काफ़ी बड़ी कंपनीज, और मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेबल प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में जाके लीड करते हैं उनकी ऑडिट ये कंपनी करती है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने का सोचो जिसका आज से पहले कभी आपने नाम ही नहीं सुना, एकदम रैंडमली किसी ने आपको बोला कि इस कॉइन में इन्वेस्ट कर ले, काफ़ी ऊपर जाने वाला, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखा करें। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे कि आपको शायद लिक्विडिटी चेक करना नहीं आता, लॉक है कि नहीं करना वो चेक करना नहीं आता, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ऑडिट रिपोर्ट काफ़ी सिंप्लीफाई कर देती है कि ये लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट उन्होंने जो किया है उसके अंदर क्या लिखा गया है। कुछ ऐसा तो लिखा नहीं गया है कि आपके पैसे लॉक है इतने साल के लिए, कुछ ऐसा तो नहीं कि पैसे घूम फिर के किसी एक बंदे के या एक कंपनी के पास जा रहा है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ लोगे ना, वो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर पढ़ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रिपोर्ट्स आती है बिल्कुल उस प्रकार की वो रिपोर्ट रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर इन्वेस्टर करता है उनका ऑटोमेटिकली 90 to 95% चांस है कि वो कोई स्कैम होने से बच सकते हैं। बाकी देखो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको उतार चढ़ाव में तो नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है, बट वही है कि इंपॉर्टेंट कि कोई आपको
स्कैम ना करके जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने रिस्क लिया और उसमें अगर जो भी फायदा नुकसान है तो वो कम से कम आप है, लेकिन कोई और आपको चोट ना पहुंचाए। हाँ जी। सार्थक भी इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करें। सार्थक बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और क्रिप्टो के बारे में लोगों को इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए। सो देखिए, आप सार्थक की भी आगे हेल्प ले सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इतनी सारी जानकारियाँ देखने को मिली हैं। नमस्कार।